Hello everyone, myself Rajneesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. आज बच्चों हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है साइंस का ह्यूमन सिस्टम्स, उसका हम नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा काफी लंबा टॉपिक है, तो हम इसको क्या है दो पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये जो 6th वाला पार्ट है इसके मैं दो सेक्शंस करने जा रहा हूं, 6A एंड 6B। सो दिस वीडियो इज पार्ट 6A, इसके नेक्स्ट वाला जो होगा पार्ट 6B होगा। क्लियर? चलिए तो हम देखते हैं जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का क्या। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारे जो फ्लूइड्स हैं, बॉडी में फ्लूइड्स हैं, दैट इज ब्लड, लिम्फ, ये क्या पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है कि नहीं? क्या अब इसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने भागों में बांटा है वो देखेंगे हम। तो बेसिकली जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये दो मेन पार्ट्स कौन कौन से हो गए बताओ? पहला है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है कि नहीं? तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कंप्राइजेस ऑफ द ब्लड, ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हार्ट दैट इज द पंपिंग ऑर्गन एंड द ब्लड वेसल्स, तीन प्रकार के हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वीन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिलरीज, फाइन जो कैपिलरीज होते हैं वो। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम एक और सिस्टम है जिसमें कि एक बॉडी में पेल या स्ट्रॉ कलर्ड या ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बहता है, जगह जगह पे टिश्यूज के बीच में भी होता है ये प्रेजेंट, और ये ट्यूब्स के अंदर बहता है। तो वो जो ट्यूब्स होती हैं जिनमें से लिम्फ बहता है वो लिम्फ वेसल्स कहलाते हैं। जगह जगह पे कुछ किडनी के जैसी या बीन्स के जैसी, काजू के जैसी शेप की कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। तो ये दो हमारे सिस्टम दोनों मिलजुल के बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जितने भी लिविंग बींग्स है, ये बेसिकली दो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है कि नहीं? क्या और किसी किसी में दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें जो बॉडी फ्लूइड है दैट इज ब्लड है या लिम्फ है, वो खुले चेम्बर्स में, कैविटीज में भरा होता है। वो ट्यूब्स के माध्यम से फ्लो नहीं करता, बंद ट्यूब्स में फ्लो नहीं करता। द ब्लड और द बॉडी फ्लूइड इट इज प्रेजेंट इन ओपन कैविटीज और साइनसेस। ठीक है, तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किसका उदाहरण है? ये नॉर्मली ऑर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ना हमारा इन्वर्टिब्रेट्स का, जिसमें हमारे कॉकरोच आता है, क्रैब आता है, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, इसमें ये पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? क्या और जो हायर लिविंग बींग्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स जैसे हो गए, फ्रॉग हो गया, फिश हो गए, इनमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो इसका मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है जो ब्लड होता है या लिम्फ होता है ये बंद ट्यूब्स में बहता है। समझ में आ गया? ये खुली कैविटीज में, चेम्बर्स में भरा नहीं रहता। इट फ्लोज इन वेल डिफाइंड ट्यूब्स। ठीक है कि नहीं? क्या तो हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। समझ में आ गया? द ब्लड फ्लोज विद इन वेल डिफाइंड क्लोज्ड ट्यूब्स नोन एज ब्लड वेसल्स। ये आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती है। क्लियर है? तो बेसिकली ये दो मेन कंपोनेंट हो गए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। क्लियर? अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, ब्लड। ये ब्लड क्या है, कितने इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और हर एक का क्या काम है, समझ में आ गया? तो बेसिकली हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने। ठीक है, तो जो कनेक्ट मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था हमने, नर्वस टिश्यू, चार मेन प्रकार के टिश्यू पढ़े थे। तो उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था उसमें एक प्रकार था हमारा ब्लड, पहला कंपोनेंट जो हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू का। तो ब्लड हमारा जो है ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब बहने वाला, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकता है ट्यूब्स के माध्यम से। सो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि ये बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को लाता ले जाता है, उनके बीच में एक तरह से कनेक्शन स्थापित करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ, और क्या किस चीज का बना हुआ है? कलरलेस पार्ट। तो ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू उसका कुछ कलरलेस हिस्सा भी होता है जिसको हम क्या है, वाटरी पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं। और उस प्लाज्मा के अंदर कई प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड कर्पस्कल्स बोलते हैं। तीन मेन प्रकार के, सबके बारे में हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। क्लियर है? तो ये हमारा था क्या, बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे किसके, ब्लड के। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि ब्लड जो है उसके सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। जैसा कि मैंने बताया ये वाटरी पार्ट है ब्लड का। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये पूरे ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% होता है। ठीक है, सो इट इज ए वाटरी पेल, हल्का स्ट्रॉ कलर्ड, हल्का क्रीमिश कलर का हो सकता है, ये कलरलेस भी लग सकता है किसी को। ठीक है, एंड इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट
55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, पूरा जितना ब्लड है उसका लगभग 55%, 55% जो है वॉल्यूम में ये ब्लड प्लाज्मा ही होता है। ठीक है कि नहीं? क्या कई बार आपने देखा होगा कि किसी को चोट वोट लग जाती है या फुंसी हो गई, फूट गई, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर तक तो क्या खून आता है, और खून आने के बाद में जब खून क्लॉट हो गया तो उसके बाद हल्का सा वाटरी पार्ट, हल्का सा पानी सा आता है ना, तो पानी जो है हमारा क्या ब्लड प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड का 55% तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा की बात करें स्वयं की तो उसका 95% केवल पानी ही है, और बचे कुछ डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं कहा? और ये प्लाज्मा, क्योंकि इसमें अधिकतर हिस्सा पानी है और पानी हमारा एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, तो ये चीजों को घोल के इधर से उधर लाता ले जाता है, तो इट एक्ट्स एज ए गुड सॉल्वेंट, घोलने का माध्यम है, प्लस ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। इसमें चीजें हम जो भी दवाइयां खाते हैं, सॉल्ट्स मिनरल्स, ये सब इधर से उधर क्या घुल के इसके माध्यम से बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या इट फॉर्म्स मैट्रिक्स फॉर ब्लड ऑफ कॉर्पस्कल्स, और हमारे जो 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, तो ये इसी में इधर से उधर तैरते रहते हैं, तो उसके लिए एक तरह से मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये विद्यमान है, मौजूद है, तो ये इसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर इधर से उधर फ्लो करके कैरी होते हैं, तो उसके लिए एक तरह से मैट्रिक्स का काम करता है। हमने पढ़ चुके हैं ना कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, जैसे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई गैप नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्या कनेक्टिव टिश्यू में द सेल्स दे आर लूजली पैक्ड, लूजली स्पेस्ड, और उनके बीच में क्या होता है, एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भरा होता है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है लिक्विड है, वाटरी मैट्रिक्स है, इसीलिए क्या ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ब्लड हो गया। जहां पे मैट्रिक्स सॉलिड हो जाएगी तो बोन्स हो जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा है सब 9th क्लास में, क्लियर है? चलिए, उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा के अलावा ब्लड कर्पस्कल्स हैं। ठीक है, तो ब्लड कर्पस्कल मतलब ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज द सेल्स और सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मैं सेल लाइक इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ कुछ है जिसमें कि सेल के सारे गुण नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज में, इसलिए उसको सेल कहना उचित नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस। तो सारे पार्ट्स होंगे, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म, तो जाके उसको हम सेल कह सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होने के कारण क्या है, ये कर्पस्कल्स ही कहलाते हैं। और एक जरूरी बात और है, जो आरबीसीज होते हैं ना हमारे, उसमें मैच्योरिटी के बाद में न्यूक्लियस गायब होता है। अर्ली स्टेज में न्यूक्लियस होते हैं, बट मैच्योर आरबीसीज दे आर लैकिंग न्यूक्लियस। ठीक है कि नहीं? ये मैमल्स की विशेषता है। ठीक है ना? चलिए, तो वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर नोन एज ब्लड कर्पस्कल्स कलेक्टिवली। तो ये लगभग, जैसे प्लाज्मा हमारा 55% हो गया, तो ये लगभग 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम होता है। 3 मेन प्रकार के हैं ये ब्लड कर्पस्कल। तो फर्स्ट वाला जो है वो है एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसीज। ठीक है कि नहीं? क्या तो एरिथ्रोसाइट इसलिए बोला है क्योंकि एरिथ्रोसिन नामक एक रेड कलर का पिगमेंटेड डाई आती है, लैब्स में यूज करते हैं, तो उसी के जैसा इनका कलर होता है, डीप रेड कलर, इसीलिए इसको क्या कहा गया, एरिथ्रोसाइट। साइट मतलब सेल, एरिथ्रोसिन से मिलते जुलते कलर वाले, या इसी को हम रेड ब्लड कर्पस्कल कहते हैं। सेल नहीं बोलेंगे, कर्पस्कल्स, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो कैसे होती है, डिस्क लाइक सेल्स होते हैं, बाइकॉनकेव और बाइकॉन्वेक्स। मैं आगे इमेजेस दिखा दूंगा मैं बाद में क्या है। ठीक है, तो डिस्क के जैसे सेल्स ही है। बाइकॉनकेव का मतलब होता है गोल मोल डिस्क सेंटर पे दबे हुए, बाइकॉन्वेक्स मतलब सेंटर पे उठे हुए जेम्स के जैसे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के सेल्स है, रेड कलर के दिखते हैं। देन द रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिसमें लगभग 363 अमीनो एसिड्स की ट्रेन है, सीक्वेंस है, और ये जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये O2 और CO2 को ब्लड में कैरी करके ले जाता है, बाइंड करके। ठीक है, तो इसी के कारण क्या है, इसका जो कलर है रेड है। और हीमोग्लोबिन में ये भी 2 अलग अलग चीजों को मिक्सअप करके बना हुआ है, एक है ग्लोबिन, ये प्रोटीन, और हीम इसका पिगमेंट है। तो जो पिगमेंटेड पार्ट है एक्चुअल में केमिकल उसका जो नेम है वो है पोरफायरिन रिंग। समझ में आ गया? तो पोरफायरिन जो है कंपोनेंट, वो उसको रेड कलर देता है। तो कलेक्टिवली पूरा मिला के पोरफायरिन रिंग के साथ में जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो जुड़ गया, और जो कंप्लीट प्रोटीन बना, पिगमेंटेड प्रोटीन, वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है कि नहीं? क्या ऑल्सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी है किसके लिए, O2 और CO2 को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है नहीं, किस प्रकार से हीमोग्लोबिन इन दोनों गैसेस को बाइंड करके इधर से उधर कैरी करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, देन हमारे शरीर के सबसे छोटे साइज के सेल्स, समझ में आ गया, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। और मैच्योरिटी के उपरांत मैंने बताया था कि इनमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो नॉन न्यूक्लिएटेड बोला है, तो लेकिन मैच्योर सेल्स ही नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। अर्ली स्टेज में जब बनते हैं ना ये बोन मैरो के अंदर, तो इनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में गायब हो जाता है। ठीक है ना? सो नॉन न्यूक्लिएटेड समझ में आ गया। कहां बनते हैं? साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, अस्थि मज्जा।
हमारी जो हड्डियां होती है, हाथ पैरों की हड्डियां अंदर से सेंटर से खोखली होती है, तो उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है और उसके अंदर स्पेशल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, हीमोपोइटिक सेल्स, लगातार डिवाइड करके नए नए ब्लड सेल्स का निर्माण ये करते रहते हैं। तो जो आरबीसीज होते हैं कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। सो बोन मैरो इज द साइट या फैक्ट्री बोल सकते हैं आरबीसी मैन्युफैक्चर के लिए। क्लियर है। उसके बाद इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो लगभग 120 दिन होते हैं। 120 डेज के पश्चात ये घिस पिट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, लीवर में चले जाएंगे, स्प्लीन में चले जाएंगे और फिर ये इनको ठिकाने लगाते हैं लिवर और स्प्लीन। मैं बता चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कैसे बनता है, ये डेड आरबीसीज के ब्रेकडाउन के कारण बनता है बाइल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में जो कि हेल्दी हो, उसमें 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में, 1 मिलीमीटर क्यूब कितना सा होगा, एक छोटी सी अगर हम डिबिया ले लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर ब्रेड्थ, 1 मिलीमीटर हाइट। इसका मतलब एक बूंद भी बहुत ज्यादा होगी, बूंद से भी बहुत छोटा छींटा मात्र हो गया ये, ठीक है। इतने से ब्लड में लगभग 50 से लेकर के 55 लाख आरबीसी मिलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये कितना हो गया, 5 to 6 मिलियन हो गया, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो 50 से 55 लाख आरबीसी मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सो 5 to 6 मिलियन कह सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल काउंट है, ठीक है। अब किसी कारणवश यदि हम हमारा जो आरबीसीज है उसकी काउंट कम हो जाता है, नॉर्मल से गिर जाता है नीचे, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, तो ये कंडीशन कहलाती है अनीमिया, खून की कमी। और आरबीसी काउंट यदि बढ़ जाता है, ये वैसे रेयर है, बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। क्लियर है। तो ये हमारी कुछ जानकारी थी किससे रिलेटेड, एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे किसके पास, डब्ल्यूबीसी हमारा जो नेक्स्ट है। ये हमारे सेकंड प्रकार के सेल्स हैं, ब्लड सेल्स। इन्हीं को कई नामों से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी क्यों बोला, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, कार्पस्कल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या फैक क्यों बोलते हैं, एफएसी, ये कहलाता है फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स। फुल फॉर्म इसका क्या, फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स। मैं कारण बता दूंगा क्यों बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मतलब कलरलेस, तो ये व्हाइट कलर या कलरलेस है। व्हाइट कोई कलर नहीं होता, मिक्सचर ऑफ कलर्स है, तो एक्चुअल में ये कलरलेस हो गए, तो इसलिए इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। साइट मतलब से, ल्यूको मतलब व्हाइट, ठीक है। सो डब्ल्यूबीसीज, फैक और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो इनको फैक सेल इसलिए बोला फ्लोटिंग अमीबॉइड, क्योंकि ये सेल्स प्लाज्मा में इधर से उधर तैरते हुए अपना आकार, शेप बदलते रहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा होता है ना बिल्कुल इरेगुलर शेप का होता है, तो इसी प्रकार से ये इरेगुलर शेप के होते हैं, लगातार अपना आकार प्रकार बदलते रहते हैं और इधर से उधर प्लाज्मा में फ्लोट करते रहते हैं, जर्म्स की खोज में रहते हैं, इधर से उधर पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कोई जर्म्स आए कब उस पर अटैक करके उसको किल करके खा जाए, ठीक है कि नहीं। सो व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कर्पस्कल्स या फिर फ्लोटिंग अमीबॉइड सेल्स। लगातार शेप बदलने वाले सेल्स है अमीबा की तरह, फिक्स शेप नहीं होता इनका। लार्ज साइज्ड सेल्स, बड़े आकार के, हैविंग इररेगुलर शेप लाइक अमीबा, अमीबा के जैसा बिल्कुल इररेगुलर, कांस्टेंट शेप नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा शेप कैसा भी हो सकता है, जो बदलता रहता है। न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो आरबीसी में नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद ये कई प्रकार के, पूरी फौज है, जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, एक बटालियन में देखा होगा अलग अलग सोल्जर्स अलग अलग प्रकार के कामों के लिए निपुण होते हैं, ठीक है। कोई आर्टिलरी गन फायरिंग में अच्छा होता है, ठीक है कि नहीं। क्या कोई क्या है, बुलेट्स वगैरह फायरिंग में अच्छा होता है, ठीक है कि नहीं। क्या कोई कमांडो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा होता है, कमांडो ट्रेनिंग अच्छी ली होती है, अलग अलग सर्च ऑपरेशंस में कोई अच्छा होता है, कोई हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ा रहा है, कोई बॉम्बिंग में, कोई जो हमारे क्या है, तो जैसे अलग अलग प्रकार के सोल्जर्स का अलग अलग उनका स्पेशलाइजेशन होता है, फील्ड होता है, उसी प्रकार से इनका भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स, ईच परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन, हर एक का काम अलग 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 प्रकार, तो पूरा हम देखेंगे कितने प्रकार के, पूरा चार्ट आगे आ जाएगा आने वाले पेजेस पे। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी, रक्षा देते हैं, रक्षा कवच है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं और हमारे शरीर का रक्षा कवच है, ठीक है। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारियों से लड़ने की जो नेचुरल, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए उत्तरदायी। जो इनका नॉर्मल काउंट होता है आरबीसी से काफी कम है, वो था 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब, और ये कितना है 6000 से 10,000 per mm cube of blood. So their normal count is 6,000 to 10,000 per millimeter cube of blood. So ये काफी कम है उनसे, ठीक। अब अगर ये आरबीसी काउंट बढ़ जाता है 10,000 के पार, 13, 14, 15,000 पहुंच जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। इसका मतलब जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारे अनकंट्रोल तरीके से फटाफट डिवाइड करते रहेंगे, लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, तो ये हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स का भी शिकार कर लेते हैं, न केवल जर्म्स बल्कि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी खा जाते हैं, हड़प जाते हैं उनको, और यही है ब्लड कैंसर, ठीक है।
ये सबसे तेजी से मारने वाला कैंसर है, जिसमें होने के बाद में 6 से 8 महीने में पर्सन की डेथ हो सकती है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है कि नहीं क्या? मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, रेडिएशन के कारण उनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो मारी गई थी, ठीक है ना? ल्यूकेमिया। और अगर WBC काउंट जो बहुत कम हो जाता है, 6000 से नीचे 2, 3, 4000 के आसपास गिर जाता है, तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी काफी कम हो जाएगी, बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो नेचुरली बहुत कम हो जाएगी, गिर जाएगी, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। समझ में आ गया? ल्यूकेमिया होता है WBC काउंट बढ़ जाना, और ल्यूकोसाइटोपिनिया इज WBC काउंट गिर जाना, जिससे कि इम्यूनिटी की काफी कमी हो जाएगी, आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा रहेगा। और इनकी जो एवरेज लाइफ होती है, सोल्जर्स हैं, हमेशा जान हथेली पे लेके चलते हैं, जर्म से लड़ना झगड़ना पड़ता है, और तभी क्या इनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, 4 से 6 दिन ही जीते हैं और फिर नए बनते रहते हैं। कहाँ बनते हैं नए? ये बनते हैं लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर। कहाँ बनते हैं? लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये बीन शेप की ग्लैंड्स होती है, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को बिलोंग करती है, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगले हमारे प्रकार के हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है कि नहीं? क्या प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब ये कैसे हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड, इनके अंदर भी क्या न्यूक्लियस नहीं होता, तो सिर्फ तीनों में से न्यूक्लियस किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ WBCs में होता है, ठीक है कि नहीं? क्या छोटे हैं, RBC से तो साइज में बड़े हैं, लेकिन WBC से काफी छोटे हैं, सो नॉन न्यूक्लिएटेड हो गया। दे कंटेन मेनी केमिकल्स, और इनमें कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स होते हैं ये नॉर्मली। क्या क्या नाम इनके? थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और घाव भरने में हेल्प करते हैं। कभी हमको कट लग गया, चोट लगी, जख्म लग गया, ठीक है, तो ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये सॉल्युबल फॉर्म का प्रोटीन है, ये तुरंत इनसॉल्युबल फॉर्म में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फाइब्रिन और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी सॉल्युबल, तो ये दोनों सॉल्युबल प्रोटीन्स है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है कि नहीं? क्या और फिर ये तुरंत ही कट लगने के बाद में ये इनसॉल्युबल होके, प्रेसिपिटेट होके, इनसॉल्युबल होके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो इसका जो फाइब्रिनोजेन का जो इनसॉल्युबल रूप है, फाइबर रूपी रूप है, वो फाइब्रिन है, और प्रोथ्रोम्बिन का क्या है? थ्रोम्बिन है। और ये आड़े तिरछे क्या है? एक जालीदार मैश नेटवर्क बना लेते हैं, जिसमें हमारे ब्लड सेल्स जाकर के एक क्लॉट, ये जो हमारे प्लेटलेट्स से जाकर के फंसते जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और प्लेटलेट्स फंस जाएंगे तो हमारा क्लॉट बन जाता है, जिससे कि क्या है? खून बहना बंद हो जाता है, और वाउंड हीलिंग में ये हेल्प करते हैं, घाव भरने में हेल्प करते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या इनका जो नॉर्मल काउंट है, ये लगभग 1.5 से लेकर के 3 लाख, 1.5 लाख से लेकर 3 लाख है पर mm³ ऑफ ब्लड। तो ये RBC से तो काफी कम है, लेकिन WBC से ज्यादा है, ठीक है। और ये भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं, और इनकी जो एवरेज लाइफ है वो कितनी होती है? मात्र 10 डेज होती है। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे क्या? प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के कारण, प्रोटीन्स के कारण इनका नाम थ्रोम्बोसाइट्स पड़ा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं WBC जो है इसके प्रकार कौन से हैं, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए तो नीचे वाली स्लाइड पे चलते हैं, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। ये ओके, तो WBCs हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी WBCs है, इनको हमने 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। समझ में आ गया? WBCs के यदि हम साइटोप्लाज्म पे गौर करें, तो इनके साइटोप्लाज्म में 2 मेन प्रकार का साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। एक WBCs वो है जहां पे साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें फुल दानेदार ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है। समझ में आ गया? अंदर खूब दाने 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 ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है। और दूसरे ऐसे हैं जिसमें क्लियर साइटोप्लाज्म है, दानेदार साइटोप्लाज्म नहीं है, अंदर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, गोल गोल दाने नहीं होते, ठीक है। तो जो ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म वाले होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं उनको? ग्रेन्युलोसाइट। तो उसके अंदर बहुत सारे डॉट 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 ब्लैक 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 डॉट्स और स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म इसलिए क्या कहलाता है? वो ग्रेन्युलोसाइट। और जिसमें ग्रेन्स नहीं है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म नहीं है, वो कहलाते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। समझ में आ गया? तो ग्रेन्युलोसाइट दे हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, ए ग्रेन्युलोसाइट दे हैव नॉन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मेन आधार है। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ये 3 मेन प्रकार के हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको तीनों अच्छे से ये दिख जाए, ठीक है कि नहीं? क्या चलिए ये आ गए हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब इसमें 3 मेन प्रकार कौन से? सबसे पहले न्यूट्रोफिल। क्या है? न्यूट्रोफिल। ये सबसे अबंडेंट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो हर 100 में से 60 से 65 के करीब, मतलब 60 से 65% ऑफ द WBCs ग्रेन्युलोसाइट्स दे आर ऑफ दिस काइंड, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है? दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस क्या होता है। किसी भी WBC के द्वारा जर्म को साबुती हड़प जाना, निगल जाना, और अंदर जाकर के वो डाइजेस्ट कर लेता है अपने लाइसोसोम्स की मदद से। तो ये फैगोसाइटोसिस होता है। तो ये डायरेक्टली जर्म्स को, डेड जर्म्स को या सेल्स को खा जाते हैं। अगर डेड सेल्स उनको खा जाते हैं तो सफाई कर्मचारी का भी काम करते हैं, या जर्म्स वगैरह आ गए उसको भी खा जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन
अबंडेंट कैटेगरी जो है, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले जो डब्ल्यूबीसीज है ग्रेन्युलोसाइट्स में, वो है न्यूट्रोफिल। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा इओसिनोफिल्स। बोल लेंगे सही तरीके से, इओसिनोफिल्स। ठीक है, हमारे शरीर में कई बार कुछ अनवांटेड तत्व घुस जाते हैं, एंटीजेंस घुस जाते हैं, तो हमारा शरीर उनको पसंद नहीं करता है, तो हमारा शरीर क्विक रिस्पॉन्सेज शो करता है। समझ आ गया? और ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इन अननोन कंपोनेंट्स के प्रति, ये क्या कहलाते हैं? ये जो रिस्पॉन्स है हमारे शरीर का, ये एलर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। और जो कंपोनेंट हमारे शरीर में, अनवांटेड चीज हमारे शरीर में घुसी, उसको एलर्जन बोलते हैं। और ये एलर्जी होती किस कारण से? इनके कारण से होती है। ठीक है, इओसिनोफिल्स। तो होता क्या है कि हमारे शरीर में जैसे कोई अनवांटेड कंपोनेंट घुसा, डस्ट घुसी सपोज, या कोई भी ऐसी चीज घुस गई, जैसे डस्ट घुसते ही छींक आ जाती है, या कई वो जिनको अस्थमा होता है सांस फूल जाती है, तो होता क्या है? तो जैसे ये अनवांटेड पॉलन्स, डस्ट या कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज हमारे शरीर में घुस जाती है ना, तो सबसे पहले जो ये इओसिनोफिल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी, उसको पहचानते हैं, और उनको जब समझ में नहीं आता ये फालतू चीज क्या घुस गई शरीर में, तो वो स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं, हिस्टामाइंस। और हिस्टामाइंस हमारे शरीर में एडवर्स रिएक्शन, उस चीज को क्या है निगेट करने के लिए, या उससे लड़ने झगड़ने के लिए, उसको फेस करने के लिए हमारे शरीर में कुछ रिस्पॉन्सेस इंड्यूस होते हैं, तो इनके कारण होता है हिस्टामाइंस। ये हिस्टामाइंस वो चीजें हैं जो हमारे शरीर में एलर्जी कॉज करती है। तो हिस्टामाइंस कौन प्रोड्यूस करता है? इओसिनोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमारे शरीर में एलर्जी आती है। और मान लो हमारे को कोई किसी चीज से एलर्जी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको ऐसी ड्रग्स देता है जो इन हिस्टामाइन प्रोडक्शन को रोकती है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, हमारा शरीर हमको एक तरह से क्या है, वार्निंग देता है कि क्या करना है, कि क्या हमारे शरीर के लिए सही है, क्या हमारे शरीर के लिए गलत है। ठीक है, तो हमको हिस्टामाइन प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाहिए, इससे हमारे शरीर को पता लगता है व्हाट इज हार्मफुल फॉर अस, तो इन सिग्नल्स को रोकना नहीं है। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शंस को इंड्यूस करने के लिए उत्तरदायी है इओसिनोफिल्स। अगला है हमारा बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स सबसे लीस्ट अबंडेंट कैटेगरी है, 0.5 से 1% ही सेल्स होते हैं ये, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं। समझ में आ गया? इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? सूजन वगैरह हो गई, कहीं पे जलन वगैरह हो गई कहीं पे। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल केमिकल्स बनाते हैं। ये केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो हिस्टामाइंस है, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। समझ में आ गया? तो ये 3 प्रकार के केमिकल्स है, हिस्टामाइंस, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ठीक है कि नहीं? क्या ये इन्फ्लेमेशन, जलन, सूजन, ये कॉज करते हैं। मान लो किसी को किसी डंडे से चोट पहुंचे, सर पे जोर से लगी, तो सूज जाएगा, वहां पे लाल लाल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या स्वेलिंग हो जाती है। मधुमक्खी ने काटा, ततैये ने काटा, तो उस जगह पे सूजन आ जाती है, लाल लाल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो सूजन और इन्फ्लेमेशन, जलन कॉज करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये 3 मेन प्रकार के हमारे क्या है, ये थे ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम किस पे, ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म नॉन ग्रेन्युलर है, क्लियर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस होगा और क्लियर साइटोप्लाज्म दिखेगा। अब इसमें 2 मेन कैटेगरी, एक है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे ये तीनों है अलग अलग, मैं बता दूंगा ये क्या, ये सारे के सारे फैगोसाइटिक है। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादातर। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स ये लिम्फ के सेल्स हैं, बड़े साइज के, तो दे हेल्प इन इम्यून सिस्टम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इंटरफेरॉन्स। हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस का विरोध करने वाले ये सेल्स हैं। अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया घुस गया, तो उन बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए, उनको किल करने के लिए स्पेशल ये जो सेल्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स अपने आप को किसमें, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आएगा? लिम्फोसाइट्स का जो है एक्टिव रूप होता है प्लाज्मा सेल्स होता है, और ये प्लाज्मा सेल्स स्पेशल प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज बनाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, इंटरफेरॉन्स बनाते हैं वायरस को किल करने के लिए। समझ में आ गया? तो बैक्टीरिया और वायरस से बचाव के लिए लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनके 2 अलग अलग रोल हैं, एक है टी लिम्फोसाइट्स और एक है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है, ये मेमोरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स। मान लो किसी जर्म ने, बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक किया, तो ये क्या है, उसको याद रखते हैं। समझ में आ गया? उसको याद रखते हैं। ठीक है, नहीं? क्या ये जाके इसको इंफॉर्मेशन देता है, किसको, बीटा लिम्फोसाइट्स को, कि अटैक हुआ है, बचाओ। और जो बीटा लिम्फोसाइट है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है किसके अंदर, लिम्फ क्या, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। फिर प्लाज्मा सेल इसका एक्टिव रूप होता है। प्लाज्मा सेल्स क्या होता है कि जरूरी एंटीबॉडीज बनाता है, इंटरफेरॉन्स बनाएंगे जो कि उस जर्म को पैसिफाई कर देगा, या उसको किल कर सकता है, या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है नहीं? अब ये जो सेल्स है, टी सेल्स, मेमोरी सेल्स होते हैं, इन्होंने उस अटैक को हमेशा ध्यान रखा, फ्यूचर में कभी भी वो अटैक होता है तो तुरंत बड़ी संख्या में ये एंटीबॉडीज पहले से बना के तैयार रखता है, तो इससे इंफेक्शन का खतरा हमारे शरीर को नहीं होता। तो ये मेमोरी सेल्स होते हैं, और ये क्या है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। समझ आएगा? तो लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट ही आगे चल के प्लाज्मा सेल्स में बदलते हैं, जो कि एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे, हमारे ह्यूमन इम्यूनिटी जो होगी अगले चैप्टर में आएगा, साइंस में चैप्टर नंबर 3। ठीक है,
देन उसके बाद हमारे 3 और मेन प्रकार के सेल्स हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स में, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, फेगोसाइट्स। तीनों का बस शेप साइज में थोड़ा सा फर्क होता है। ये सब के सब क्या करते हैं, बड़े आकार के सेल्स होते हैं, नॉर्मली इधर से उधर फ्लोट करते रहते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। और जहां कहीं कोई जर्म, डेड सेल दिख गया, मरा हुआ सेल दिख गया, डैमेज्ड पार्ट है कोई भी बॉडी ऑर्गन का, सेल का, तो उसको ये तोड़ फोड़ करके खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक तरह से क्लीनिंग एजेंट का भी काम करते हैं। मैक्रोफेज वैसी जर्म्स को, डेड सेल्स को हटाते हैं, सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। फेगोसाइट्स भी जर्म्स को साबुती निगल जाते हैं, ये वाले न्यूट्रोफिल्स के जैसे ही काम है। जैसे ये फेगोसाइटिक है, ऐसे ये भी फेगोसाइट्स है। समझ में आ गया? तो ये अलग अलग डायरेक्टली हड़प जाने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है? किसको? जर्म्स को हड़प जाते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे डब्ल्यूबीसी के प्रकार। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम देख लेंगे ये जो हमारा ब्लड है उसके मेन फंक्शंस क्या है, क्या काम आता है हमारे लिए ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड मिनरल्स, पचा हुए भोजन को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, बॉडी पार्ट तक, ऑर्गन्स, टिश्यूज तक पहुंचाना। ठीक है, एंड मिनरल्स को भी पहुंचाना। हम जो भी दवाइयां, मिनरल्स वगैरह खनिज खाते हैं वो ब्लड के थ्रू इधर से उधर रिक्वायर्ड साइट्स पे पहुंचता है। ठीक है, देन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, हम जो भी प्रोटीन्स वगैरह खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन के बाद में हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट मेटल बनते हैं, यूरिया बनता है। उस यूरिया को किडनी के थ्रू ब्लड ही फिल्टर करवा करके एलिमिनेट करवाता है यूरिन के रूप में। ठीक है कि नहीं? तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। देन पसीना वगैरह आता है तो उससे भी, पानी पीने के कारण जो पसीना आता है वो वाटर जो पार्ट है वो भी क्या, ब्लड का प्लाज्मा पार्ट ही होता है। ठीक है, तो वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग एंड वाउंड हीलिंग। ठीक है, अगर हमको कहीं चोट लग गई, जख्म लग गया, कट लग गया, तो तुरंत उस कट पे खून जम जाना, ये किसके कारण होता है? अभी हमने पढ़ा था थ्रोम्बोसाइट्स के कारण होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ब्लड, और ये घाव भरने में भी सहायक है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, हमारा जो ब्लड का जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर जो पिगमेंट है हमारा, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, वो एक तरह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, O2 CO2 को बाइंड करके इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन आरबीसीज। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम है, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट का साधन भी है ब्लड। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हमारी जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हमारी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, देन हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, उसके अलावा पाइनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, देन थायराइड ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज हो गया, ठीक है, टेस्टिस, ओवरी, ये भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होती हैं। ठीक है, देन उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। ये हार्मोन्स जैसे ही बनते हैं ना, ये सब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही घुल मिल करके अपने साइट ऑफ एक्शन तक, अपने कार्यस्थल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स इट इज थ्रू दिस ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखता है। इट रेगुलेट्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये काम है हमारे किसके? ब्लड के। अब अगला देख लेते हैं लिम्फ के क्या काम है हमारे। ठीक है कि नहीं है? तो लिम्फ जैसा कि मैंने बताया था हमारा क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो कलरलेस फ्लूइड है, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। इंटरस्टाइस मैंने बताया था जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज किसके बने हुए? सेल्स के बने हुए। तो दो सेल्स के बीच में बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, उसके बीच में खाली गैप होता है थोड़ा बहुत, और उन गैप्स में, ओपन गैप्स में ये फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और इसी फ्लूइड के माध्यम से सेल्स के बीच में चीजों का आदान प्रदान होता है। ब्लड जो होता है, कैपिलरीज वगैरह जो भी फूड ले जाएंगी या ऑक्सीजन CO2 लाएंगी, ले जाएंगी, वो सब डायरेक्टली क्या है, सेल के अंदर पोर नहीं करती हैं जाकर के, ये जो भी कैपिलरीज हैं उनके एंड से, उनकी थिन वॉल से छन छन के ये जो मटेरियल्स होते हैं बाहर निकल के लिम्फ में मिल जाते हैं, और लिम्फ से फिर सेल्स के अंदर घुसते हैं। सेल से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा बाहर पहले लिम्फ में आएगा, फिर लिम्फ से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। तो मतलब ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। इंटरमीडियरी का काम करता है, इंटरमीडियरी होता है बिचौलिया। समझ में आ गया? सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड समझ में आ गया। फिल्ड इन द स्पेसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और बाकी टिश्यूज है उनके बीच में जो गैप्स होते हैं उस स्पेस में भरा होता है। ये एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, खून, ब्लड और टिश्यूज के बीच में ये एक तरह से बिचौले का काम करता है, जिसके थ्रू ही चीजों का आदान प्रदान होगा। ट्रांसपोर्ट्स डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स, मैंने बताया था कि जब भी भोजन डाइजेस्ट होता है तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन प्रोडक्ट जो होते हैं वो तो ब्लड में ही, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही चले जाते हैं। लेकिन जब लिपिड्स, फैट्स डाइजेस्ट होते हैं तो उसके जो डाइजेशन प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एक लिपिड मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल बनेगा। लाइपेज एंजाइम काम करते हैं ना डाइजेशन में, समझाया था मैंने। तो फैटी एसिड चिपचिपे होते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल, ये हमारे कैपिलरीज में उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी वॉल्स में चिपक सकते हैं। तो इस कारण से इसको कैरी करने के लिए अलग से क्या है, हमारे ट्यूब्स होते हैं, लिम्फ ट्यूब्स होते हैं, उनके माध्यम से लिम्फ के अंदर घुल के ही ये इधर से उधर कैरी होता है। ठीक है कि नहीं? क्या देन उसके बाद कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज इन लिवर टू ब्लड,
कभी कभी हमारे जो प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है, खासकर जो एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं, लीवर के अंदर जब बन जाते हैं तो लीवर में से उन प्रोटीन्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स को निकाल करके ये लिम्फ है जो कि ब्लड में ले आता है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स, लिम्फ जो होता है ये भी हार्मोन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। लेकिन कौन से हार्मोन्स? हमारे दो मेन प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और विटामिन होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे क्या है, कौन से हार्मोन्स है? लिपिड बेस्ड हार्मोन्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फैटी हार्मोन्स होते हैं। तो ये नॉर्मली अगेन चिपचिपे होते हैं, काफी हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, तो ये नॉर्मली लिम्फ के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है कि नहीं क्या। तो नॉर्मल जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर ही होता है, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। तो दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे जो विटामिन होते हैं, ठीक है, ये कई प्रकार के, दो मेन कैटेगरीज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कुछ होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल और कुछ होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, तो ये तो हमारे ब्लड के थ्रू ही चले जाते हैं। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है ए, डी, ई एंड के। तो इनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है लिम्फ के थ्रू ही होता है। विटामिन ए, डी, ई एंड के, दीज आर फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद लिम्फ नोड मैंने बताया था, बीन शेप्ड ग्लैंड्स है जगह जगह, जहाँ पे लिम्फ के सेल्स या डब्ल्यूबीसीज का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, ठीक है कि नहीं का। और लिम्फोसाइट्स के वही सेल्स है टी और बीटा लिम्फोसाइट जो मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं बैक्टीरिया का नाश करने के लिए, ठीक है। सो लिम्फ नोड्स दे फॉर्म, तो लिम्फ लिम्फ जो होता है लिम्फ सिस्टम का ही हिस्सा है हमारे लिम्फ नोड। ये बीन शेप्ड ग्लैंड्स होती हैं विच फॉर्म डब्ल्यूबीसीज, यहाँ डब्ल्यूबीसीज का निर्माण होता है सोल्जर सेल्स का, और ये एंटीबॉडीज बनाने वाले एक्टिव सेल्स हैं हमारे। देन उसके बाद लिम्फ का मेन काम क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है? मजबूत करना। तो दिस हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग हार्मफुल बैक्टीरिया इन फॉरेन बॉडीज। जो जो हमारे हार्मफुल नुकसानदायक बैक्टीरिया शरीर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, या फॉरेन पार्टिकल्स बॉडीज वायरस पार्टिकल्स घुस गए तो उनको नष्ट करके हमारे शरीर की जो रक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का काम करता है लिम्फ। और ये लिम्फ जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन है, बेसिक नेचर का होता है, समझ में आ गया। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड वो भी हल्का बेसिक है, लिम्फ भी बेसिक है, और इनका पीएच होता है नियरली 7.4 से 7.5 के आसपास, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। तो इसके अगले वाले जो वीडियो में, तो ये वीडियो था 6A और अगला जो पार्ट होगा 6B होगा, ठीक है। तो 6th की ये दोनों सेम सिस्टम है ये, ठीक है। और अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसकी बनावट है, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ देखेंगे, एंड वो कैसे काम करता है, हाउ डज इट पंप ब्लड, किस प्रकार से वेरियस बॉडी पार्ट्स तक, ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाता है। और उसके बाद जो हमारे तीन मेन प्रकार के वेसल्स है, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वीन्स, इसके बारे में देखेंगे क्या इनमें फर्क होता है, क्या इनका रोल है। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से एंड तक देख करके पूरा समझना, ढंग से समझने के बाद ही आप उसको नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।